हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट 4 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्मी गैस एट एब्सोल्यूट जीरो। मतलब जीरो केल्विन पर जो फर्मी गैस होता है उसका क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, उसको हम लोग को आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। क्लियर है चीज़? एम क्लियर है ना कि फर्मी गैस का जीरो केल्विन पर मतलब एब्सोल्यूट जीरो पर क्या काइनेटिक एनर्जी होगा वो हम लोग आज के इस लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब मुद्दा आता है फर्मी गैस क्या होता है। फर्मी गैस क्या होता है, ये मुद्दा आता है। तो जैसे पीछे हम लोग फोटान के कलेक्शन को क्या कहते थे, फोटान गैस कहते थे। फिर कल देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन था मेटल में उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस कहे थे। वैसे ही जो फर्मी पार्टिकल का कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी गैस या फर्मी डिराक गैस कहते हैं। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक फर्मी पार्टिकल है, जिसका हम कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में है उनका जो कलेक्शन है वो एक टिपिकल एग्जाम्पल है किसका, फर्मी गैस का। बात समझ में आया? जैसे हम लोग कैविटी के अंदर फोटान के कलेक्शन को क्या कहते हैं, फोटान गैस कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर किसी मेटल के अंदर है तो उसके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। वैसे ही फर्मी पार्टिकल के कलेक्शन को क्या कहते हैं, फर्मी गैस कहते हैं। ठीक, चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फर्मी पार्टिकल होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक एग्जाम्पल है फर्मी गैस का। क्लियर? तो वही चीज़ देखिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि एन असेंबली ऑफ फर्मी पार्टिकल इज कॉल्ड फर्मी डिराक गैस और सिंपली फर्मी गैस। ठीक, आप इसको फर्मी डिराक गैस भी कह सकते हैं या फिर इसको सिंपली फर्मी गैस भी कह सकते हैं। फिर लिखे हैं कि एग्रीगेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे कलेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक, कलेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द फर्मी गैस। ठीक, जो कलेक्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन का मेटल में वो एक टिपिकल एग्जाम्पल है किसका, फर्मी गैस का। क्लियर? आप और उसी को जो कलेक्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन का मेटल में उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। ठीक, और वो फर्मी गैस का एग्जाम्पल भी है। क्यों फर्मी गैस का एग्जाम्पल है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं या आप सिंपली कहे जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, फर्मियांस होते हैं। तो जब फर्मियांस हैं तो फर्मी पार्टिकल इनको कहेंगे। तो अगर हम कह रहे हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है, इसका हम क्या कर रहे हैं कि मेटल के अंदर फर्मी पार्टिकल का कलेक्शन है, तो फर्मी पार्टिकल के कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फर्मी गैस कहते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी गैस का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। क्लियर है चीज़? अब देखिए क्या लिखे हैं, आगे लिखे हैं अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी बिटवीन E2E+D इज गिवन बाय। ठीक, देखिए मान ले रहे हैं एक मेटल है जो T=0 केल्विन पे है। ठीक, जो एब्सोल्यूट जीरो पे है। अब इस मेटल में मान ले रहा है E से लेके E+D ऐसे एनर्जी रेंज मान ले रहे हैं। तो इस एनर्जी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसको कुछ ऐसे दिया जाता है। ठीक, कल के वीडियो में जब मैं फर्मी एनर्जी पढ़ाया था तो उसमें पूरा इसको डिराइव कराया हूँ। ठीक, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाइए और इस वीडियो को जरूर देखिए। ये वैल्यू हम लोग कल पूरा डिराइव करके निकाले थे। ठीक, एग्जाम में भी अगर ये टॉपिक पूछता है तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट लिखना है। ओके, इसको पीछे हम लोग निकाल चुके हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि E से E+D एनर्जी रेंज के अंदर, E से E+D एनर्जी रेंज के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उसका जो वैल्यू होता है वो 8√2 पाई V m के पावर 3/2। ठीक, और फिर क्या है E⁻½ D और नीचे h³ और ब्रैकेट में E-EF/kT+1 के बराबर होता है। ठीक, अब हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल मिल गए हैं। अब इसके हेल्प से आगे क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट अब क्या लिखे हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो दैट इज T=0 केल्विन द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। ठीक, ये लाइन लिखे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं टोटल एनर्जी। ठीक, यहाँ टोटल एनर्जी लिखे हैं और आपको हेडिंग डलवाए हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर आप हेडिंग तो काइनेटिक एनर्जी डलवाए हैं और निकालना है टोटल एनर्जी आ रहा है ना। तो उसका जवाब सुनिए, अगर हम मेटल में प्रेजेंट हर एक इलेक्ट्रॉन को फ्री मान लें, अगर हम एज्यूम कर लें कि ये जो मेटल का ब्लॉक है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब के सब फ्री हैं, तो जो इनका टोटल एनर्जी होगा इन इलेक्ट्रॉन का वो काइनेटिक इन नेचर होता है। ठीक, तो आप चाहे टोटल एनर्जी कहिए चाहे टोटल काइनेटिक एनर्जी कहिए, उस केस में दोनों चीज़ सेम है।
बात समझ में आया। अगर मेटल में प्रेजेंट हर एक इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लें तो जो टोटल एनर्जी होगा इन इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, काइनेटिक इन नेचर होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं और टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये टोटल एनर्जी दिया कैसे गया, लिखे हैं ई नाट, नीचे क्या लिखे हैं 0, या इसी को नाट पढ़ा जाता है। ठीक, क्यों 0 लिखा है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर हम बात कर रहे हैं, तो दिखाने के लिए कि ये जो टोटल एनर्जी है t इक्वल टू 0 पे है। ठीक, समझते हैं। ठीक, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज कितना नंबर आपका पर सेमेस्टर बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो एवरेज नंबर अपना निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर और कितने सेमेस्टर का वो टोटल है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तब तक आप 4 सेमेस्टर पास हैं तो टोटल नंबर में 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो एवरेज नंबर निकल जाएगा। और अगर आपसे कोई टोटल का है तो क्या कहेंगे, जो टोटल नंबर यहाँ से पूछा जाए टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू 4 हो जाएगा ना। वैसे ही अगर हम कह दें कि ई हमारा क्या है, एवरेज एनर्जी है, और ई नाट टोटल एनर्जी है, और एक पल के लिए कह दें कि एन जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो यहाँ से जो ई नाट है जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी इंटू एन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, एवरेज एनर्जी इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है ई नाट, ये क्या है, टोटल एनर्जी है। ठीक, नाट या 0 इसको कह सकते हैं। क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि 0 केल्विन पर हम मेजर कर रहे हैं। क्लियर है चीज़। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, यहाँ पे ई लिखे हैं, इस ई को हम क्या कहेंगे, एवरेज एनर्जी कहेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से ई नाट निकाला जाएगा तो ई नाट इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू एन होगा ना। तो वैसे ही ई नाट इक्वल टू ई लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये यन नहीं है, यहाँ पे जो है ये यन नहीं है, वो क्या है, एन ई डी है। हम एक रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है और वो कैसे लिखा गया है, एन ई डी लिखा गया है। तो जो यहाँ पे यन लिख रहे हैं ना, इसके जगह एवरेज एनर्जी के साथ जो यहाँ पे यन लिख रहे हैं, उस यन के जगह एन ई डी लिखना पड़ेगा, उस एन की जगह एन ई डी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ई नाट इक्वल टू एवरेज एनर्जी इंटू एन ई डी। अब ये एन ई डी का रेंज क्या है, तो ई से ई प्लस डी तो हम बताए थे। साथ ही साथ एक चीज़ हम लोग को और पता है, फर्मी लेवल। ठीक, फर्मी लेवल क्या, ऐसा एनर्जी लेवल जिसके नीचे के हर एक एनर्जी लेवल क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन द्वारा फील्ड होंगे, और उसके ऊपर के हर एक एनर्जी लेवल क्या होंगे, पूरा का पूरा खाली रहेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग फर्मी लेवल डिफाइन किए थे। तो अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि ये जो टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं ये 0 से लेके ई एफ के बीच का निकाल रहे हैं। ठीक, तो इस वजह से यहाँ 0 से लेके ई एफ निकाल लिए। बात समझ में आया। हम लोग ई से ई प्लस डी के बीच में ये क्या किए थे, ये वैल्यू निकाल लिए थे। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल का वैल्यू। ठीक, और वो वैल्यू ये आया था। अब हमको क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी हम लोग का है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर ई एफ तक टोटल एनर्जी है। ई एफ क्या है, मैक्सिमम एनर्जी का वैल्यू है जिस पर इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसे ऊपर के पूरे खाली होंगे और इसके नीचे के पूरे भरे रहेंगे, उसी को फर्मी लेवल कहते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी उसको फर्मी एनर्जी कहते हैं। इसका अलावा हम लोग का जो मैक्सिमम भरा हुआ एनर्जी लेवल है वो ई एफ तक है। तो इसका अलावा मैक्सिमम यहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ऑक्युपाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक पूरा रेंज लेके हम क्या करेंगे, एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो इस वजह से 0 टू ई एफ लिख दिए हैं। बात समझ में आया, लिमिट क्यों लिखे हैं, क्योंकि ई एफ ही आपका सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, जो क्या रहेगा, फील्ड रहेगा। ई एफ के ऊपर सब के सब खाली रहेंगे। ठीक, और यही फर्मी एनर्जी लेवल है। फर्मी एनर्जी लेवल मतलब क्या, ऐसा एनर्जी लेवल जिसके नीचे के हर एक एनर्जी लेवल एक एक इलेक्ट्रॉन द्वारा फील्ड रहते हैं और ऊपर के हर एक एनर्जी लेवल खाली रहते हैं। और ये मेटल में क्या होता है, 0 केल्विन पर हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा हुआ सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है। तो इस वजह से लोअर लिमिट क्या लिखे हैं, 0, और जो हाईएस्ट लिमिट है उसको ई एफ लिख दिए हैं। क्लियर है चीज। अब देखिए यहाँ पे एन ई डी के वैल्यू को लाकर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे समझाने के लिए बस मैं एन लिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे एन ई डी है। तो एन ई डी लिए, अब भाई जिस रेंज में उसका वैल्यू, ये जिस रेंज में है उस रेंज में उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से 0 से लेके ई एफ तक लिमिट लगाएं ताकि इसके वैल्यू को निकाला जाए। अगर कहीं डी एक्स लिखा रहता तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके लिमिट लगा के इसका वैल्यू निकालते हैं ना। तो ऐसे एन ई डी लिखा गया है तो इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 से लेके ई एफ तक होगा। क्लियर। अब देखिए क्या कर रहा है, एन ई डी के वैल्यू को यहाँ लाके पुट कर रहे हैं। तो ये पूरा वैल्यू लाकर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और एक ई पहले से था और ई के पावर हाफ यहाँ पे पहले से है, तो ई और ई के पावर हाफ मिलकर ई के पावर 3/2 हो जाएंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हम लोग T = 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं। ठीक, किस पे बात कर रहे हैं, T = 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, एट T = 0 केल्विन, T = 0 केल्विन पर
फॉर एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पर फॉर ई इज लेस देन ई एफ, ठीक, ऐसे एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं जो क्या हो, ई एफ से छोटा हो। टी इक्वल टू 0 केल्विन पर हमको नीचे की बात ही करेंगे, ई एफ के नीचे की बात ही करेंगे क्योंकि उसी में इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, ठीक। तो लिखे हैं फॉर एट टी इक्वल टू 0 फॉर ई इज लेस देन ई एफ, ये क्या होता है, ई माइनस जो ई एफ होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। या हम ऐसे कर सकते हैं ओ आर आर कि ई माइनस ई एफ जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा। 0 छोटा मतलब क्या, निगेटिव वैल्यू, ठीक। मैं इस फैक्टर को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, इस वजह से कंडीशन लगा रहा हूँ कि एट टी इक्वल टू 0 केल्विन फॉर ई इज लेस देन ई एफ, ये जो ई माइनस ई एफ होगा ये निगेटिव होगा। क्लियर? क्यों ये ई इज लेस देन ई एफ ले रहे हैं, क्योंकि ई एफ के ऊपर लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जब इस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऊपर कहाँ एनर्जी पाई जाएगी, एनर्जी तो नीचे ही पाया जाएगा ना। तो रेंडमली मान लीजिए जैसे ये लेवल ले लिए, अब इस लेवल की बात कर दिए तो ये जो लेवल है ये क्या होगा, ई एफ के नीचे ही रहेगा, ठीक। तो कंडीशन लगा के इस फैक्टर को सॉल्व करना चाह रहे हैं, बस इस वजह से कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए ई माइनस ई एफ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इट्स इम्प्लाइड दैट जो फैक्टर लिखा हुआ है ई माइनस ई एफ बाई के टी, ये क्या हो जाएगा, ये जो फैक्टर है क्या हो जाएगा, ई माइनस ई एफ क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू, और नीचे के इंटू 0 केल्विन में बात कर रहे हैं। तो ये के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये क्या है, केल्विन, ठीक। तो ये के इंटू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ई के पावर माइनस इन्फानाइट, और ई के पावर माइनस इन्फानाइट का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो पूरा फैक्टर है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो अगले स्टेप में हम लोग यही करने वाले हैं, इसके जगह क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसका वैल्यू ले जाकर इसमें पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगा, जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया इसमें से, 8√2 पाई भी एम के पावर 3/2, और नीचे एच क्यूब क्या था, कांस्टेंट था, उसको बाहर ले लिए। अब ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, तो नीचे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, और ई के पावर 3/2 डी बच गया। अब फिर ये वैल्यू पूरा ऐसे लिख लिए, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर 3/2 का जो इंटीग्रेशन है e⁵ 5/2 अपान 5/2 हो जाएगा, और ये लिमिट क्या हो जाएगा, ये लिमिट 0 से ई एफ तक हो जाएगा। एक बार चेक कर लें, पूरा आ रहा है, ओके पूरा आ रहा है, ठीक। तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से ई एफ तक हो जाएगा, और जब इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू हम लोग का आएगा, ठीक। क्लियर है चीज़। अब फिर देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 16√2 पाई भी एम के पावर 3/2, और यहाँ क्या लिखे हैं, ई एफ के पावर 5/2, और देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे h³, और नीचे क्या है 5 बचा हुआ है। ये चीज़ क्लियर। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, कल बताया था इसको, कल वाले वीडियो में उसी को यूज करना है हमको, ठीक। तो पहले मैं जगह बना लूँ। ओके, देखिए कल हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल को कुछ ऐसे निकालते हुए क्या किए थे, ई एफ का वैल्यू कल निकाले थे 0 केल्विन पर, याद होगा आपको। कल 0 केल्विन पर ई एफ का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का हेल्प लिए थे, ठीक। तो इसी इक्वेशन के हेल्प लेते हुए हम लोग एन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या आप सिंपली के जो ई एफ का आपका वैल्यू आया था वहाँ से डायरेक्ट एन का वैल्यू निकाल सकते हैं कल के वीडियो में। ओके, तो यहाँ से देखिए एन का वैल्यू क्या किया हम निकाल लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई एफ के पावर 3/2 अपान 3/2 हो जाएगा। इंटीग्रेट करके ई एफ को पुट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा वैल्यू, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे 16/√3, और ये पूरा वैल्यू इतना हो गया, और नीचे क्या रहेगा, h³ रहेगा, ठीक। तो अब देखिए अगर हम क्या करें, इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन मिला हुआ है, जो वैल्यू मिला हुआ है, अगर इसमें ऊपर क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसको कुछ अगर ऐसे लिखें हम, E0 = 16√2, ठीक, 16√2, और ये क्या लिखें, पाई भी एम के पावर 3/2, और देखिए यहाँ पे हमको चाहिए क्या, ई एफ के पावर 3/2 है, तो ई एफ के पावर 3/2 को एक बार लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए, ई एफ लिख दिए, और नीचे क्या है, h³ है, और यहाँ क्या है 5 है, ठीक। तो इस वाले 5 को क्या कर ले रहे हैं, यहाँ लेके चले जा रहे हैं, ठीक। अब नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 3 यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, 1 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं। तो अब देखिए ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है आपका, ये पूरा का पूरा वैल्यू है, ये क्या है, टोटल नंबर n के बराबर है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी E होगा वो क्या होगा, 3/5 टाइम्स ऑफ n ई एफ के क्या होगा, बराबर होगा।
ठीक, यही क्या होगा, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ फर्मी गैस एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पर जो टोटल एनर्जी होगा फर्मी गैस का वो कुछ इसके बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ बता दीजिएगा कि सिंस यन जो होता है वो क्या होता है 16/3। एग्जाम में नहीं लिखना आपको, एग्जाम डायरेक्ट बगल में ये वैल्यू लिखना है। ठीक, √2 पाई भी एम के पावर 3/2 ई एफ के पावर 3/2 और नीचे क्या होगा h3 इसके बराबर होता है। ठीक, कैसे निकलेगा वो निकाल बता दिया, कल वीडियो में निकाला था, वहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं, या कल के वीडियो में जो EF का वैल्यू निकाले हैं उस EF के वैल्यू के हेल्प से, मतलब बाकी जितने वैल्यू हैं EN के अलावा EF का वैल्यू निकाले थे तो इधर EN मिला था, तो उस EN को एक साइड रख के बाकी सब वैल्यू को EF की तरफ भेज के भी आप EN का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये निकाल दिखा दिया। अब कह दीजिएगा सिंस n इक्वल टू ये वैल्यू होता है तो इस वजह से यहाँ हम क्या किए, इस वैल्यू जगह n पुट कर दिए और ये 3/5 क्या हो गया यहाँ बचा रह गया और साथ में EF बचा रहा और इसके जगह क्या होगा n हो गया, तो टोटल एनर्जी हो गया। ठीक, या टोटल काइनेटिक एनर्जी भी आप कह सकते हैं। ठीक, हेडिंग हम लोग का क्या था, काइनेटिक एनर्जी, तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। बताया ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर हम मेटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको फ्री एज्यूम कर लें तो जो टोटल एनर्जी होगा काइनेटिक इन नेचर होगा। चाहे आप टोटल एनर्जी कहिए चाहे टोटल काइनेटिक एनर्जी कहिए, बात क्या होगा, बराबर होगा। ओके, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एब्सोल्यूट जीरो पर, उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू, ऊपर लिखिएगा टोटल एनर्जी। ठीक, या पूरा ऐसे लिखते हैं, लिख दे रहे हैं एवरेज एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, E0, ऐसे क्या कर दिए एवरेज। ठीक, E0 मतलब एब्सोल्यूट जीरो पर बात कर रहे हैं और ब्रैकेट लगा दिए मतलब एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी जो एब्सोल्यूट जीरो पे मिला है अपान नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो क्या मिला हम लोग को अभी को एवरेज एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी क्या मिला है, ये वैल्यू मिला है टोटल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा 3/5 n EF और नीचे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, टोटल क्या किए थे कल हम लोग n इक्वल टू ऐसे लिखे थे ना, n करके ऐसे निकाले थे वैल्यू पूरा इंडिकेट करके। ठीक, कल ऐसे n लिख के और फिर क्या किए थे, NAD को सॉल्व किए थे ना, याद आ रहा होगा आपको, जीरो से EF लेके। ठीक, तो टोटल हम मान ले रहे हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसी n के वैल्यू का आज क्या किए यहाँ पे पुट किए लाके। ठीक, ये इसी n के वैल्यू को ला पुट किए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल सकता है। ठीक, तो मान लेना टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, वही ऊपर लिखे थे तो टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिए। तो यहाँ से जो E एवरेज आएगा, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट जीरो पर जो आएगा वो क्या होगा 3/5 टाइम्स ऑफ EF। ठीक, वो फर्मी एनर्जी के 3/5 टाइम्स के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, आपसे एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है कि प्रूव करिए कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है एट एब्सोल्यूट जीरो वो 3/5 टाइम्स होता है फर्मी एनर्जी का। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, n हम लोग माने हैं ना, तो उसी n से क्या किया, डिवाइड किया, कैंसिल हो गया और इस तरीके से आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट जीरो पर मिल गया। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब बस एक लेक्चर हम लोग और दूर हैं अपने 5वें सेमेस्टर को फिनिश करने से। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।